हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 1 में। तो शुरुआत के जो 5 एपिसोड है वो गोजो का आर्क है, यानी कि इन 5 एपिसोड में हम देखने वाले गोजो का पास। तो कहानी शुरू होती है 2006 में, जब गोजो और गेतो दोनों एक ही क्लास में होते हैं। इसके बाद गेतो एक गली में जा रहा होता है जहाँ कुछ कर्स स्पिरिट का साया है और गेतो भी इसी के लिए आया है। तभी गेतो को एक कर्स स्पिरिट दिखाई देता है जो कि एक इंसान को खा रहा होता है। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक यूज करता है और उस स्पिरिट को निगल लेता है और गेतो की इस टेक्निक का नाम है कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन। यानी गेतो इस पावर से किसी को भी बॉल बना के निगल लेता है और मन चाहे अनुसार वो कभी भी उनका फायदा उठा सकता है। कर्स को निगलने के बाद गेतो कहता है, सिर्फ मुझे पता है इसका स्वाद कितना गंदा है। इधर मेमे और लोरी एक भूतिया घर को इन्वेस्टिगेट करने आई है। आज से कुछ साल पहले इस घर के मालिक के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनके सभी रेस्टोरेंट बिक गए और ये बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया, और जिस वजह से इसने और इसकी पूरी फैमिली ने एक साथ सुसाइड कर लिया। तब से ये बात फैल गई थी कि उस घर में भूत होते हैं। कुछ समय पहले कुछ स्कूल के बच्चे उस घर में आए थे, लेकिन वो लोग आज तक कभी बाहर नहीं आ पाए। मैमे और लोरी इसीलिए उस घर में जाते हैं। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ बहुत गंदगी है और लोरी को भी थोड़ा डर लगती है। लोरी सेकंड फ्लोर पे जाती है और मैमे फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन कुछ देर बाद इन दोनों को एहसास होता है कि ये दोनों वापस से वहीं आ गए जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, यानी ये दोनों एक लूप में फंस गए। लोरी ये देख के पूछती है कहीं ये इनमेट डोमेन तो नहीं, जिसपे मैमे बताती है नहीं, ये एक बैरियर है। इनमेट डोमेन में चीजें बदल जाती है। मैमे समझ जाती है कि ये कर्ज बहुत ज्यादा ही कमजोर है, इसलिए वो लूप बना के रखा है। अब इन दोनों को सिर्फ उस लूप को तोड़ना है, इसके बाद वो कर्ज आसानी से मिल जाएगा। कुछ देर बाद मैमे लोरी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिसपे लोरी कहती है ये जो लूप है वो गोल नहीं, ये एक सीधा है, यानी एक ट्रेन के डिब्बे की तरह। अगर हम तेजी से एक ही दिशा में भागे तो मे भी पॉसिबल कि वो लूप टूट जाए। मैमे ये सुन के बहुत खुश होती है और ये दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं ताकि वो लूप को और जल्दी तोड़ सके। और वैसा ही होता है, वो बैरियर के टूटने के साथ ही साथ वो पूरा घर भी टूट जाता है और ये दोनों वहाँ से बच के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि गोजो भी इन्हें बचाने आया था, जिसपे मैमे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे गोजो बताता है कि तुम दोनों पिछले 2 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हो, इसलिए हमें आना पड़ा। इनकी बातें चली रही होती तभी उस मेंशन का कर्ज पीछे आके खड़ा होता है। ये देख के गेतो तुरंत अपने कर्ज को बाहर निकालता है ताकि वो उस कर्ज को पूरी तरह निगल ले, और ऐसा ही होता है। उस ग्रुप में एक नई लड़की भी आई होती जिसका नाम शोको है, जिसे देख के लोरी कहती है तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना आगे जाके। मैमे पूछती है क्या तुमने कर्टन लगाया था, और ये सुन के गेतो, गोजो और शोको तीनों शांत हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों ने कर्टन लगाना भूल जाते हैं। जुजुत्सु हाई में आने के बाद इनका टीचर यागा उनसे इन्हें डांट पड़ती है। गोजो कहता है कि वो तो मैं था, मैंने कर्टन लगाना भूल गया था। गोजो को इस बात की सजा मिलती है कि उसने कर्टन क्यों नहीं लगाया। उसके बाद गोजो बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो वो कहता है हमें कर्टन लगाने की वैसे क्या जरूरत है, आम इंसानों को तो वैसे भी ये कर्सेस नहीं दिखते, अब तो इन कमजोर इंसान को बचाने में मजा भी नहीं आता। गेतो कहता है हमारा यही काम है, हमें आम लोगों की रक्षा करना है। लेकिन गोजो गेतो का मजाक उड़ाने लगता है और गेतो को ये अच्छा नहीं लगता और गेतो अपना एक कर्ज को बाहर निकालता है। तभी वहाँ टीचर यागा आ जाती है, जिसे देख के ये दोनों एक्टिंग करने लगते। टीचर यागा कहता है तुम दोनों के लिए एक नया मिशन है। तो दोस्तों सीजन 1 में अगर आपको याद हो कि स्कूल में एक 1000 साल का सॉर्सरर हुआ करता था जो कि अमर है और उनका नाम है मास्टर टेंजन, और हर 500 साल के बाद उन्हें अपना शरीर को बदलना पड़ता है। और अब की बार उनका शरीर बदलने वाली एक लड़की है जिसका नाम है स्टार प्लाज्मा वेसल, और गोजो और गेतो को इस लड़की को लेके आना है, वो भी सही सलामत। लेकिन कुछ और लोग भी है जो इसके पीछे पड़े हुए। पहला ग्रुप है क्यू मेंबर जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए, और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन जो लोग टेंजन की पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि टेंजन किसी और से मर्ज करे क्योंकि वो चीज उनके धार्मिक के खिलाफ है। इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल में जाते हैं। गेतो अंदर अकेले जाता है और गोजो बाहर खड़ा निगरानी करता है, और ये दोनों एक दूसरे से फोन पे कनेक्ट रहते। गेतो जब उस दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो बेल बजाता है और अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि मैं आ रही हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। गेतो तो अपने आप को कर्ज शील्ड में बना के बच जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से गिर रही होती है। तभी गेतो एक हवा में उड़ने वाले कर्ज को बुलाता है और उस लड़की को बचा लेता है। दरअसल ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर ने कराया था और वो देखता है कि गेतो ने उस लड़की को बचा लिया है। इधर गोजो के ऊपर भी एक सोल्जर का हमला होता है
और वो बहुत सारे चाकू उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन गोजो के पास एक इन्फिनिटी शील्ड है और यही वजह से वो चाकू भी कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो सोल्जर गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और गोजो मान भी जाता है, लेकिन एक शर्त पे। गोजो कहता है, मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम अपने लिए रहम की भीख ना मांगो। पास ही बिल्डिंग में हम दो लोग को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम कॉन्ग है और वो कह रहा होता है कि हमारे पास तो कोई अच्छा सॉर्सरर नहीं है, इसलिए हम तुम्हें हायर किए उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग उसे जेनिन नाम से बुलाता है, तभी वो कहता है, मेरा नाम जेनिन नहीं है, मेरा नाम फ्यूशिगिरो है। बिल्डिंग में धमाका होने के बाद गेतो मजे से चाय पी रहा होता है और वो लड़की और उसकी केयर टेकर भी सेफ है, लेकिन बेहोश है। पर जिसने ये धमाका किया था, गेतो उसे अपने कर्ज की हेल्प से पकड़ा हुआ है, लेकिन वो आदमी गेतो से माफी मांग रहा होता है कि मुझे छोड़ दो। जब वो देखता है कि गेतो उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो गेतो से गुस्से में कहता है कि हमारे क्यू ग्रुप के सबसे ताकतवर साथी किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, तब वो तुम्हें बताएगा। तभी गेतो के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। गेतो ये फोटो सोल्जर को दिखाता है कि गोजो ने तो ऑलरेडी तुम्हारे उस पावरफुल सोल्जर को हरा दिया है, और यहाँ क्यू ग्रुप का किस्सा खत्म होता है। दूसरी तरफ हम तोजी फ्यूशिगिरो को देखते हैं, जो कि बोट रेसिंग पे बेट लगाया हुआ है। तभी वहाँ कॉन्ग आता है और तोजी से पूछता है कि तुमने अभी तक उस लड़की को नहीं मारा, जिसपे तोजी कहता है कि मैं डायरेक्ट गोजो से नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने मेरे कुछ आदमियों को वहाँ भेजा है। जब गोजो उनसे लड़के थक जाएगा तब मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा। इसके बाद तोजी देखता है कि जिस बोट पे उसने बेट लगाई थी वो बोट हार गई है। जाते जाते कॉन्ग तोजी से पूछता है, वैसे मेगुमी कैसा है? लेकिन तोजी को तो याद ही नहीं कि ये मेगुमी कौन है। इधर होटल में गोजो और गेतो डिस्कस कर रहे होते कि इन्हें उस लड़की को अब हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए कि नहीं, और साथ ही साथ वो सोच रहे होते कि काश हमें भी रिवर्स कर्स टेक्निक आती। तभी उस लड़की को होश आता है और वो देखती है कि गोजो उससे गोदी में उठाए, तो उसे एक जोरदार तमाचा देती है। इसके बाद गेतो और गोजो उसे समझाते हैं कि हम गुंडे नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम दोनों की तो शक्ल से ही गुंडे दिखते हो। तभी वहाँ मिसातो, जो रिको की केयर टेकर है, वो रिको को समझाती है कि ये दोनों गुंडे नहीं, ये हमारी तरफ से। रिको नोटिस करती है कि मिसातो एक कर्स के ऊपर बैठी हुई है, तो उस पे गेतो एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी कर्स टेक्निक है। गोजो रिको को देख के कहता है, मुझे लगा ये तो बहुत डरी हुई रहेगी, लेकिन ये तो वैसी नहीं है। जिसपे रिको कहती है, मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं मास्टर टेंजिन के साथ मर्ज होने वाली हूँ, और मर्ज होने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। तभी गेतो कहता है कि तुम्हारी तो कोई दोस्त भी नहीं है। जिसपे रिको को याद आता है कि आज उसे अपने स्कूल जाना था, और वो गोजो और गेतो से रिक्वेस्ट करती है। जिसपे गोजो यागा से पूछता है कि रिको को स्कूल लेके जाना है या डायरेक्ट जुजुत्सु हायाना है। जिसपे यागा कहते हैं, मास्टर टेंजिन ने कहा है रिको की कोई भी विश हो उसे तुम दोनों को पूरी करनी होगी। जिसपे गोजो रिको को बिगड़ेल लड़की कहता है। गेतो गोजो को समझाता है कि कुछ समय के बाद रिको हमेशा के लिए टेंजिन बन जाएगी और वो फिर कभी इनसे नहीं मिल पाएगी। तभी गेतो और गोजो को ये भी पता चलता है कि रिको की फैमिली नहीं है और मिसातो ने उसे बड़ा किया है। इसके बाद गोजो गेतो से पूछता है कि तुम्हारी कर्स स्पिरिट का क्या हुआ जिन्हें तुम निगरानी के लिए भेजे थे। गेतो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 2 कर्स को किसी ने मार दिया है, और ये दोनों तुरंत स्कूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ तोजी होटल में होता है और मजे से रेस देख रहा होता है। तोजी ने कॉन्ग से कहकर रिको के ऊपर बाउंड्री लगा देता है, यानी जो कोई भी रिको को मारेगा तो उसे मिलेगा 30 मिलियन। और यही वजह थी कि बहुत सारे कर्स यूजर रिको को मारने उसके स्कूल आए थे। गेतो उन कर्स को मारने चाहता है और मितासो गोजो रिको को ढूंढने। इधर कॉन्ग तोजी से कहता है कि अगर तुमसे पहले उस लड़की को कोई और मार देगा तो वो इनाम भी उसका होगा, ये याद रखना तोजी। जिसपे तोजी कहता है, उस लड़की के साथ गोजो है और ये मत भूलो कि गोजो के पास लिमिटलेस पावर है। जब तक वो उस लड़की के साथ है कोई उसे नहीं मार सकता। और तोजी कहता है कि ये बाउंड्री 2 दिन तक चलना चाहिए, और ये कह के वो फोन कट कर देता है। इधर गेतो के सामने एक बूढ़ा कर्स यूजर खड़ा होता है जिसने 2 शिकिगामी को समन किया था। ये देख के गेतो एक बड़ा सा कर्स को निकालता है और देख के ऐसा लगता है कि उस कर्स ने इन्हें निगल लिया, लेकिन तभी वो आदमी साइड से अटैक करता है, लेकिन उसे उसका पुराना डॉग दिखता है, जिसकी वजह से उसका पूरा ध्यान फाइट से हट जाता है, और गेतो इसी का फायदा उठा के उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर देता है। मार खाने के बाद गेतो उससे पूछता है, वैसे तुम किसकी तरफ से हो, क्यू ग्रुप या फिर टाइम वेसल? इधर गोजो सीधा रिको के क्लास में घुसता है और वहाँ की सभी लड़कियां गोजो की दीवानी हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी क्लास टीचर भी, जो गोजो को अपना नंबर भी देती है, लेकिन गोजो भी इनके सामने शो ऑफ करने लगता है। इसके बाद गोजो रिको को छुपके से वहाँ से लेके भागता है
और ये दोनों सीधा जुजुत्सु हाई की ओर निकलते हैं। तभी वहाँ एक कर्स यूजर आता है, लेकिन वहाँ पे मितासो भी आ जाती है और उस कर्स यूजर को आसानी से हरा देती है। उसके पीटने के बाद गेतो भी वहाँ आ जाता है और उन दोनों को पता चलता है कि रिको के ऊपर बाउंटी है और उसका इनाम है 30 मिलियन। और ये सभी बातें गेतो गोजो को भी बता देता है। इधर गोजो के ऊपर भी कुछ कर्स यूजर पड़े हुए हैं। ये कर्स यूजर अपने 4 क्लोन के साथ खड़ा होता है, लेकिन गोजो की कर्स टेक्निक के सामने कोई भी नहीं टिक पाता और गोजो इन्हें आसानी से धो रहा होता है। और आखिर में सिर्फ एक ही क्लोन बचता है, लेकिन वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी गोजो अपनी टेक्निक ब्लू का यूज करता है और वो गोजो की तरफ खींचा चला आता है। इसके बाद गोजो अपनी रिवर्स टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसे वो पूरी तरह नहीं आती, तो वो एक सिंपल सा मुक्का मार के उसे वहीं हरा देता है। तभी रिको के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि मितासो को किसी ने किडनैप कर लिया है। गेतो गोजो से कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जिसपे गोजो कहता है कि अब हमारे दुश्मन हमें ब्लैकमेल करेंगे। लेकिन गोजो का प्लान ये होता है कि वो रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देगा और उसकी जगह एक दूसरी लड़की को वहाँ लेके जाएगा। लेकिन रिको मना कर देती है क्योंकि उसे गोजो और गेतो पे भरोसा नहीं होता। रिको के रिक्वेस्ट करने के बाद गोजो मान जाता है। इधर किडनैपर उन्हें ओकिनावा सिटी में बुलाता है और गोजो उन किडनैपर को पकड़ भी लेता है और मितासो को आराम से छुड़ा लेता है। इसके बाद ये सभी बीच पे मजे कर रहे होते, जहाँ मितासो गेतो से कहती है कि उसे तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से कैसे किडनैप हो गई। उसके बाद वो पूछती है कि क्या वो लोग सच में एयरप्लेन से आए थे और उनपे किसी का हमला भी क्यों नहीं हुआ। जिसपे गेतो कहता है कि गोजो ने सभी को बहुत अच्छे से तलाशी ली थी और मेरा एक कर्स वो ऑलरेडी प्लेन के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन गेतो को एक चीज नहीं समझ आती है कि किडनैपर ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। मितासो कहती है कि कल हम वापस जाएंगे तो कहीं हम पे फिर से हमला ना हो। जिसपे गेतो कहता है हमारे 2 सॉर्सरर ऑलरेडी एयरपोर्ट पे है, नानामी और दूसरा हाइबारा। इधर गोजो और रिको बहुत मजे कर रहे होते, तभी गेतो आके कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। ये सुन के रिको थोड़ा उदास होती है। रिको को देख के गोजो कहता है हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। गोजो गेतो को समझाते हुए कहता है कि टोक्यो से ज्यादा ये शहर ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन गोजो को इस बात की चिंता है कि गोजो ने कल से अपने कर्स टेक्निक नहीं हटाई और ऊपर से वो रात में सोता भी नहीं है। जिसपे गोजो कहता है मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे भी तुम तो मेरे साथ हो। इसके बाद ये लोग बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं और अच्छी जगह खाना भी खाते हैं और रात में एक्वेरियम भी घूमते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि गोजो और गेतो रिको को सुरक्षित जुजुत्सु हाई में छोड़ दिए और रिको की बाउंटी भी उसके ऊपर से हट चुकी है। जुजुत्सु हाई में आने के बाद गोजो भी अपने इन्फिनिटी शील्ड को बंद कर देता है। तभी गोजो के पीठ में कोई तलवार घुसा देता है। गेतो को तो समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया। गोजो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उस आदमी से पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। जिसपे तोजी कहता है नहीं। तभी हम तोजी के पास्ट को देखते हैं। जब गोजो पैदा हुआ था तब उसके बहुत ज्यादा चर्चे थे क्योंकि उसके पास 6 आई टेक्निक थी और यही देखने के लिए तोजी आता है और गोजो भी उसे पहली बार पीछे मुड़ के देखता है और ये पहली बार था कि तोजी को किसी ने महसूस किया था। इसलिए वो पहली गोजो के ऊपर हमला करवाता है ताकि उसके सेंस कमजोर हो जाए और इसका फायदा उठा के तोजी गोजो के ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद गोजो तोजी को हवा में फेंकता है और गेतो भी अपने कर्स को निकालता है और वो कर्स तोजी को निगल लेता है। गेतो गोजो के पास आता है लेकिन गोजो मना कर देता है और कहता है कि मैं अपने कर्स एनर्जी से मेरे घाव को भर दूंगा। ये सुन के गेतो रिको को लेके मास्टर टेंजिन की ओर निकलता है और इधर गोजो तोजी से लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है। तभी तोजी उस कर्स को फाड़ते हुए निकलता है। गोजो ये नोटिस करता है कि तोजी ने जिस तलवार से मुझ पे हमला किया था वो ये तलवार तो नहीं है और उसके पीठ में एक श्रापित कर्स भी बैठा हुआ है। दरअसल तोजी उस कर्स की मदद से कोई भी हथियार निकाल सकता है। तोजी ये देखता है कि रिको वहाँ नहीं है और गोजो भी अभी जिंदा है। जिसपे गोजो कहता है कि रिको की बाउंटी तो खत्म हो गई है। तोजी रिवील करते हुए कहता है कि वो बाउंटी मैं नहीं करवाई थी और ये कह के गोजो की ओर बढ़ता है। जिसपे गोजो भी अपनी टेक्निक ब्लू का इस्तेमाल करता है लेकिन तोजी इतना तेज होता है कि गोजो की कोई भी वार का उस पर नहीं असर होता। दरअसल तोजी के अंदर जरा भी कर्स एनर्जी नहीं है और यही वजह कि गोजो भी उसे महसूस नहीं कर पाया। लेकिन गोजो को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि उसके पास इन्फिनिटी प्रोटेक्शन लेयर है। लेकिन तोजी जो स्पीड से यहाँ भाग रहा होता है इवन गोजो भी महसूस नहीं कर पाता। तभी गोजो अपनी टेक्निक ब्लू यूज करता है और उस जगह को पूरी तरह साफ कर देता है। तभी वो देखता है कि बहुत सारे फ्लाई हेड आ रहे हैं। गोजो को ये लगता है कि मेरा ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन उसे याद आता है कि तोजी का निशाना गोजो नहीं रिको है और वो रिको की ओर जैसे ही भागने वाला होता है इधर तोजी मौके का फायदा उठा के अपने स्पेशल ग्रेट कर्स टूल का इस्तेमाल करता है। इस तलवार का यही काम है कि वो सामने वाले के कर्स टेक्निक को तोड़ देती है और वो तलवार सीधा गोजो की गर्दन में जाके घुसती है।
उसके बाद तोजी गोजो के ऊपर नीचे तक चीर देता है और गोजो वहीं मर जाता है। इधर गेतो रिको और मितासो को लेके सबसे नीचे वाले एरिया में लेके जाता है और गेतो रिको को बताता है कि ये है मास्टर टेंजिन का एरिया। और रिको जैसे ही जाने वाली होती है तो गेतो कहता है कि तुम वापस भी आ सकती हो। और हमें पता चलता है कि गेतो और गोजो ने पहले से फैसला किया था, अगर रिको का मन नहीं होगा तो हम रिको को टेंजिन को नहीं देंगे, बदले में हमें उससे लड़ना भी क्यों ना पड़े। और वैसा ही होता है, रिको मान जाती है, लेकिन तभी उसके सिर पे गोली चलती है और रिको वहीं मर जाती है। गेतो एकदम हैरान होता है कि ये क्या हो गया और तोजी को देख के और ज्यादा। तभी तोजी कहता है मैंने गोजो को मार दिया है। और ये सुन के गेतो गुस्से में अपने दो सबसे ताकतवर कर्स को बाहर निकालता है। गेतो के ड्रैगन तोजी पे हमला करता है, लेकिन तोजी फिर भी गेतो के ऊपर शूट करता है, पर गेतो अपने कर्सेस की हेल्प से बचता है। इसके बाद गेतो देखता है कि तोजी अभी भी जिंदा है। तोजी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि सुना हूँ ये बैरियर हम जैसों को दूर रखने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अंदर आ गया क्योंकि इस वक्त जुजुत्सु हाई के लोग फ्लाई हेड से निपटने में लगे। और रही बात सॉर्सरर की, वो सभी लोग बिजी है और मेरे अंदर कर्स एनर्जी तो है ही नहीं, तो समझो मैं एक गायब इंसान हूँ। लेकिन उसके हथियार से वो पकड़ा जाता, पर उसने एक ऐसे कर्स को लाया था जिसे वो अपने मुंह में रख सकता था और वो कर्स तोजी के कितने भी हथियार को अपने अंदर आराम से स्टोर कर सकता था। और इसी तरह तोजी अंदर आया था और आते ही उसने गोजो के ऊपर हमला किया। वो चाहता तो पहले रिको को मार सकता था, लेकिन उसने जानबूझ के पहले गोजो को मारा। लेकिन गेतो इस बात से हैरान था कि तोजी इतनी अंदर तक कैसे आया, जिसपे तोजी बताता है यहाँ पे कुछ पैरों और उन इंसानों की खुशबू है। दरअसल तोजी के पांचों सेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही वजह थी कि वो इतनी आसानी से इनके पीछे आ गया। गेतो पूछता है कि क्या मित्सो ठीक है, जिसपे तोजी बताता है कि वो लड़की शायद बची हो। ये सुन के गेतो फिर से तोजी पे हमला करता है। गेतो की ड्रैगन तोजी के पीछे भागते हैं और गेतो लाइटनिंग अटैक भी करता है, लेकिन तोजी उस लाइटनिंग अटैक को आसानी से डॉज करके गेतो के ड्रैगन को बीच में से चीर देता है। इसके बाद गेतो के दूसरे स्पिरिट तोजी को इनमेट डोमेन में फंसा देती है, जिसपे वो लड़की तोजी से कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ, और तोजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़की तोजी पे अपने इनविजिबल ब्लेड से अटैक करती है, लेकिन तोजी उसके इनमेट डोमेन को फोड़ता हुआ बाहर आता है। गेतो आखिरी उपाय यही सोचता है कि उसके कर्स को ही निगल लूं, लेकिन वो जैसे ही उसके पास जाता है तो तोजी गेतो के सीने पे वार करता है और गेतो का सीना को काट देता है और गेतो नीचे की ओर गिरता है। तोजी गेतो को जानबूझ के नहीं मारता क्योंकि उसके मरने के बाद न जाने कौन कौन सी स्पिरिट बाहर आ जाएगी और ये रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। इसी बातचीत में तोजी को याद आता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। इसके बाद तोजी रिको की डेड बॉडी को उनके प्रेसिडेंट को देता है और वो प्रेसिडेंट रिको की बॉडी देख के बहुत खुश होते। वो प्रेसिडेंट ये भी बताते हैं कि मास्टर टेंजिन ने ही जुजुत्सु सॉर्सरर की शुरुआत की थी और उन्होंने बुद्धिज्म को भी फैलाया था, लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर और बुद्धिज्म की कभी आपस में नहीं जमी और इसी के चलते साथ टाइम वेसल की शुरुआत हुई और वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके भगवान की बॉडी किसी औरत के साथ जुड़े। इन लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं है, अगर टेंजिन की बॉडी नहीं जुड़ी तो वो इंसानियत के लिए खतरा हो जाएगा। उन्हें ये भी मंजूर था और प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को अंदर लेके चले जाते। इसके बाद हमें पता चलता है कि मितासो अभी भी जिंदा है क्योंकि कॉन्ग ने उसे नहीं मारा ताकि आगे चल के गोजो इनके लिए खतरा न हो। यहाँ कॉन्ग अपने रास्ते निकलता है और वो तोजी को तभी बुलाएगा जब उसे तोजी से कोई काम करवाना होगा, लेकिन जब तोजी अकेले होता है तो वो देखता है कि गोजो उसके सामने खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गोजो अभी भी जिंदा है। गोजो बताता है कि जब तोजी ने उसके गर्दन पे वार किया था तभी गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज किया था और ये पहली बार था कि गोजो ने इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया। तोजी की एक छोटी गलती यही थी कि उसने गोजो का सर अलग नहीं किया। रिवर्स टेक्निक और कर्स टेक्निक एक साथ यूज करने से गोजो अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये देख के तोजी भी अपने हथियार निकालता है और सीधा गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो उस अटैक को डॉज करके तोजी के पीछे खड़ा रहता है। इसके बाद गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को लिमिट कर्स टेक्निक में मिलाता है और इसी तरह गोजो रिवर्स रेड टेक्निक भी सीख जाता है और तोजी को दूर फेंकता है। तोजी समझ जाता है कि गोजो अब एक राक्षस बन चुका है। इसके बाद तोजी अपने हथियार को एक चेन से कनेक्ट करता है ताकि वो गोजो के ऊपर दूर से भी हमला कर सके और तोजी बिना रुके गोजो के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन गोजो हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। इसी लड़ाई के बीच गोजो रिको से भी माफी मांगता है और ये भी क्लियर करता है कि तोजी जेनिन खानदान से है और यही वजह थी कि तोजी गोजो के हर एक टेक्निक को जानता था। इसी बीच गोजो एक बड़ी चीज रिवील करता है कि कुछ ऐसी भी चीज है उसके पास जो गोजो के परिवार वाले भी नहीं जानते थे और गोजो हॉलो टेक्निक यूज करता है जिसमें वो रेड और ब्लू को मिला के एक पर्पल टेक्निक बनाता है
जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर चीज का सफाया कर देती है। और वही होता है, गोजो जैसे ही यूज करता है तोजो का आधा शरीर गायब हो चुका होता है और तोजी को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसे गोजो को चुनौती जो देनी थी। गोजो उससे पूछता है कि कोई आखिरी ख्वाहिश, जिसपे तोजी कहता है आज से 2 साल बाद मेरे बेटे मेगुमी को ज़ेनिन परिवार को बेच दिया जाएगा, हो सके तो तुम उससे बचा लो। इधर गेतो भाग रहा होता है, तभी गेतो को तोजी का वही कर्स स्पिरिट मिलता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि गोजो रिको की बॉडी को लेके खड़ा है और उसके आसपास सभी लोग रिको की मौत पे ताली बजा रहे होते। गोजो का मन था कि इन सभी को मार दूं, लेकिन गेतो मना कर देता है। गेतो समझाता है कि जो इन लोगों ने कांड किया है उसकी वजह से टाइम वेसल ग्रुप को जल्दी बंद कर देंगे। आज उस चीज को 1 साल हो गए। 1 साल बाद गेतो और शोको गोजो के ऊपर पेंसिल रबर फेंकते हैं, जिसमें से पेंसिल उसकी शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन रबर गोजो से टकराता है, जिसपे गोजो एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसकी शील्ड ये समझ जाती है कि क्या चीज उसके लिए खतरा है और क्या चीज नहीं। गोजो ये भी बताता है कि वो अपने इन्फिनिटी शील्ड को अब 24 घंटे चालू रख सकता है। उसके बाद वो ये भी बताता है कि वो जल्दी टेलीपोर्ट करना और डोमेन बनाना भी सीख जाएगा, जिसपे गेतो मन में कहता है कि गोजो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्योंकि अब वो हर मिशन पे अकेले जाता है। इस साल जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत ही बिजी थे, क्योंकि कर्स स्पिरिट की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी और गेतो उन्हें निगल के थक चुका था, क्योंकि उसे उसका स्वाद जरा भी नहीं पसंद आता। गेतो का मन अब इंसानों से भी हट गया, क्योंकि उसने उनका घिनौना रूप देख लिया था, क्योंकि गेतो को बार बार उन लोगों की तालियों की गूंज सुनाई देती थी। शावर लेने के बाद वो बैठा होता है, तभी वहाँ हाइबारा आता है और गेतो को बताता है कि वो एक मिशन पे जाने वाला है कल, और गेतो से थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहा होता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो गेतो से पूछती है कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसपे हाइबारा कहता है मुझे तो हॉट लड़कियां बहुत पसंद है। हाइबारा उन दोनों को वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। गेतो उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो। ये लड़की बताती है कि उसका नाम यूकी है और वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, और शायद तुम्हें याद हो हमने इसे सीजन 1 में भी देखा था। दरअसल गेतो यूकी को जानता था। गेतो ये भी बताता है कि यूकी को जुजुत्सु हाई के मिशन जरा भी नहीं पसंद और वो अपना काम अकेले ही करती है। यूकी बताती है कि जुजुत्सु हाई वाले सिर्फ बीमारी को मारते, लेकिन वो चाहती है कि उस बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जाए, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ कर्स स्पिरिट हो ही ना। और आप लोगों को भी पता है कर्स स्पिरिट इंसानों के नेगेटिव एनर्जी से पैदा होता है। यूकी बताती है कि एक ऐसी दुनिया बनाने के 2 तरीके हैं। पहली कि सभी इंसानों के कर्सेस एनर्जी को खत्म कर दे, और दूसरी उन इंसानों को अपने कर्सेस एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाए। यूकी को पहला आइडिया ज्यादा पसंद था, क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान था जिसके पास कोई नेगेटिव कर्स स्पिरिट नहीं थी, और वो था तोजी, लेकिन वो अब नहीं है। तो इनके पास अब दूसरा रास्ता है, जिसपे गेतो कहता है अगर हम सभी इंसानों को मार दे तो, जिसमें यूकी कहती है इंसानों को मारना सबसे आसान काम है, सभी लोग मौत के डर से जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाएंगे। जिसपे वो गेतो से पूछती है क्या तुम्हें इंसानों को मारना मजा आएगी, जिसपे गेतो कुछ नहीं कहता और यूकी वहाँ से निकलने लगती है। जाते वक्त वो गेतो से कहती है कि हमें दोस्ती रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के हम बहुत काम आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो और नानामी एक मुर्दा घर में होते और उनके सामने एक डेड बॉडी थी, और ये डेड बॉडी हाइबारा की थी। नानामी बताता है कि वो एक सिंपल मिशन पे गया था, लेकिन वहाँ उसे ग्रेड 1 का कर्स मिल गया था। गेतो कहता है कि ये मिशन भी गोजो को ही दे देना चाहिए था, जिसपे नानामी कहता है हर मिशन अब गोजो को ही मिलना चाहिए। जिसपे गेतो सोचने लगता है कि सॉर्सरर बनना बकवास है, कि वो थक गया था अपने दोस्तों की लाशें देख देख के। इसके बाद गेतो को एक मिशन मिलता है जहाँ पे एक गाँव में एक कर्स स्पिरिट लोगों को मारते जा रहा था। गेतो उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है। तभी वो देखता है कि गाँव वाले 2 छोटी बच्ची को जेल में रखे हुए है, क्योंकि उनका मानना है कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। गेतो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गेतो की भी नहीं सुनते, और इस बात से गेतो गुस्से में आके अपनी ट्रू फीलिंग को जाहिर करता है और अपने कर्स को निकाल के उन सभी गांव वाले को खत्म कर देता है। कुछ समय बाद ये न्यूज आती है कि उन गांव वालों को जिसने मारा था वो गेतो है, और गेतो को मौत की सजा सुनाई जाती है। टीचर यागा और गोजो को इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि ये काम गेतो ने किया है। यहाँ तक कि गेतो ने अपने विलेज को भी मार दिया था, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी। ये बात सुन के गोजो हैरान होता है, क्योंकि गोजो को यकीन ही नहीं होता कि गेतो ये काम कर सकता है। कुछ वक्त बाद शोको की मुलाकात गेतो से होती है और वो दोनों एकदम नॉर्मल होते। शोको गोजो को फोन करके बताती है कि गेतो उसके साथ है, लेकिन वो गेतो को अरेस्ट नहीं करती। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोजो भी वहाँ होता है और वो गेतो से पूछता है कि क्या ये सच है, और गेतो जवाब में कहता है हाँ ये सब सच है, मैंने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया। फिर गोजो कहता है कि तुम्हारे सिद्धांत का क्या हुआ। के जवाब में गेतो कहता है मुझे एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ पे कोई नेगेटिव कर्स स्पिरिट ना हो, और अगर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर होता
तो मेरा काम और आसान होता। गेतो को पता था कि गोजो उसे नहीं मार पाएगा और वैसा ही होता है। गोजो उस पे अपने होलो टेक्निक का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में गेतो गोजो का बेस्ट फ्रेंड जो है, और इसी वजह से गोजो गेतो को मार नहीं पाता और गेतो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम टाइम वेसल एसोसिएशन को देखते हैं। गेतो वहाँ का एक नया बॉस है और जो कोई इसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसे भी मार देगा। गेतो वहाँ के मैनेजर को मार देता है क्योंकि वो लोग गेतो से एग्री नहीं करते। दूसरी तरफ गोजो को मेगुमी मिलता है जो कि तोजी का बेटा है। गोजो मेगुमी को सब बताता है कि उसके और मेगुमी के फादर के बीच क्या हुआ, लेकिन मेगुमी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। गोजो मेगुमी को ये भी बताता है कि आज से 2 साल बाद ज़ेनिन क्लैन तुम्हें खरीद लेगी क्योंकि उन्हें कर्स टेक्निक से बहुत ज्यादा प्यार है। गोजो मेगुमी से पूछता है क्या तुम ज़ेनिन क्लैन में जाना चाहते हो, लेकिन मेगुमी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ उसकी सौतेली बहन सुमिकी की फिक्र है। गोजो समझ जाता है और कहता है कि ज़ेनिन क्लैन को तो मैं संभाल लूंगा और आज से तुम जुजुत्सु हाई में रहोगे। इसके बाद कहानी 11 साल बाद 2018 में आती है। गोजो सो रहा होता है और उसके तीनों स्टूडेंट उसे उठाने आते। कहानी अब प्रेजेंट में अक्टूबर 2018 से शुरू होती है। यूजी, मेगुमी और नोबारा एक मिशन को खत्म करके घर आ रहे होते और मेगुमी ज्यादा थकने की वजह से वो घर की ओर निकल जाता है। यूजी नोबारा को एक फिल्म ऑफर देते हुए कहता है कि क्या वो भी उसके साथ मूवी चलेगी, लेकिन नोबारा मना कर देती है क्योंकि उसने उस फिल्म की बाकी के पार्ट्स नहीं देखे थे। यूजी नोबारा को तुरंत रिकैप बता देता है, लेकिन नोबारा को यूजी की फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो वहाँ से चली जाती है। उसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दूर से इन दोनों को देख रही होती है। दूसरी तरफ टोडो और मीमे को हम प्रिंसिपल की ऑफिस में देखते जहाँ ये दोनों कुछ स्टूडेंट की रैंक को बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने को आए थे, जिनके नाम थे माकी, पांडा, मेगुमी, नोबारा और यूजी। लेकिन मैं बता दूं कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। इधर नोबारा के पीछे वही लड़की थी जो कुछ देर पहले यूजी को घूर रही थी। वो लड़की बताती है कि उसका नाम यूको है और वो यूजी की क्लास में पढ़ती थी। दरअसल यूको यूजी को लाइक करती थी, लेकिन वो बताती है कि उस समय वो बहुत मोटी और भद्दी थी और उसी वजह से उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो यूजी को प्रपोज कर पाए। ये सब सुनने के बाद नोबारा मेगुमी को बुलाती है क्योंकि उसकी नजर में मेगुमी यूजी को ज्यादा जानता है। मेगुमी के आने के बाद नोबारा पूछती है क्या यूजी की कोई गर्लफ्रेंड है, जिसपे मेगुमी बताता है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वो अपने कमरे में हॉट फोटोज नहीं रखता। इस पे यूको मेगुमी से पूछती है कि यूजी को किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसपे मेगुमी कहता है यूसी एक बार बता रहा था कि उसे लंबी लड़कियां पसंद है। ये सुन के नोबारा और यूको दोनों खुश होते। नोबारा तुरंत यूजी को फोन करके यहाँ बुलाती है। यूजी जब यहाँ आता है तो वो यूको को पहचान लेता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जब यूजी अपने स्कूल में होता है तब उसके दोस्त यूजी से पूछते हैं कि वैसे तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, जिसके जवाब में यूजी यूको का नाम लेता है। यूजी के दोस्त लोग उस पे कहते हैं कि तुम्हें तो लंबी लड़की पसंद है पर यूको तो मोटी और भद्दी है। यूजी कहता है मुझे उसकी हैंडराइटिंग पसंद है। इसके बाद यूको यूजी से बातें करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके दिल यूजी के जो फीलिंग्स थी वो उससे नहीं बताती। इसमें मेगुमी कहता है कि कम से कम उन दोनों को एक दूसरे के नंबर तो ले लेना चाहिए था, जिसपे नोबारा कहती है मैंने पहले से उनका नंबर ले लिया है। बाद ये तीनों फिल्म देखने निकलते तभी मेगुमी को गोजो का कॉल आता है और वो उन्हें लोरी के वहाँ भेजता है। लोरी के आने के बाद लोरी बताती है कि गोजो सही था, हम सबके बीच कोई गद्दार है, एक तो जो हायर अप में है लेकिन दूसरा कोई स्टूडेंट है। लोरी बताती है कि उस स्टूडेंट का नाम मेगामारू है। दूसरी तरफ मीवा मेगामारू से मिलने जाती है, लेकिन वो देखती है कि मेगामारू तो सो रहा होता है। इधर लोरी बाकी सभी के साथ बेसमेंट में जाती है जहाँ मेगामारू का असली शरीर होता है। लोरी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि मेगामारू वहाँ है ही नहीं। मेगामारू का वहाँ ना होना उन सबका शक सही हो जाता है कि वो गद्दार मेगामारू ही है। दूसरी तरफ मेगामारू अपनी असली तहखाने पे होता है और उससे मिलने को गेतो और माहितो आते। इधर हमें पता चलता है कि मेगामारू माहितो से बाइंडिंग वाव लिया था, यानी मेगामारू हर एक चीज माहितो को बताएगा, बदले में माहितो उसे ठीक करेगा। इसके बाद माहितो अपनी कर्स टेक्निक से मेगामारू को ठीक कर देता है। ठीक होने के बाद माहितो मेगामारू से लड़ने के लिए खड़ा होता है। तभी मेगामारू अपने बहुत सारे कठपुतली को बुलाता है और वो लोग माहितो पे अटैक करते, लेकिन माहितो इन सभी को आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन तभी माहितो नोटिस करता है कि मेगामारू वहाँ से भाग गया है और माहितो को ये जरा भी नहीं पसंद आता क्योंकि वो चाहता था कि मेगामारू को कैसे भी करके मार दूं। तभी माहितो के पैर के पास से जमीन फटती है और हम देखते हैं कि एक विशाल मेगामारू रोबोट खड़ा है। माहितो ये देख के बहुत खुश होता है और गेतो एक कर्टन बना देता है
ताकि बाहरी दुनिया का यहाँ से कनेक्शन टूट जाए। माहितो समझ जाता है कि मेगामारू उस रोबोट के अंदर बैठा है। मेगामारू को कैसे भी करके गोजो को गेतो का प्लान बताना था, लेकिन उससे पहले मेगामारू को इन दोनों से निपटना होगा। मेगामारू ने अपने 17 सालों की कर्स एनर्जी को आज इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद मेगामारू अपने 1 साल की कर्स एनर्जी से माहितो पे अटैक करता है और ऐसा लग रहा है कि माहितो का बचना मुश्किल है। मेगामारू अपने सबसे बड़े रोबोट को बाहर निकालता है। मेगामारू को पता है कि माहितो और गेतो से बचने के लिए उसे जल्द से जल्द गोजो को कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन भैया करे कैसे? सामने माहितो जो खड़ा है और अगर वो उसे हरा भी दिया तो फिर गेतो है। इसलिए मेगामारू अपनी 17 सालों की कर्स एनर्जी को संभाल के रखा था। तो सबसे पहले मेगामारू 1 साल की कर्स एनर्जी माहितो पे मारता है। उस एनर्जी के ब्लास्ट से ऐसा तो लग रहा है कि माहितो गया, लेकिन वो माहितो जो है ब्लास्ट से बचने के बाद मेगामारू सोचता है कि मेरे ऐसे अटैक से मैं उसकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, तो बिना सोचे वो उस पे पंचेस की बाहर मारने लगता है। लेकिन माहितो उसके पंचेस से बचता हुआ भागता है। तभी मेगामारू अपने 2 साल की कर्स एनर्जी से मिरेकल कैनन अटैक करता है, लेकिन इधर भी माहितो अपने आप को मछली जैसा बना के पानी में जाता है और बाहर निकल के एक जोरदार पंच मेगामारू को देता है। ये पंच खा के मेगामारू समझ जाता है कि ये बंदा मेरे आर्मर को तोड़ के भी अंदर आ सकता है, तो वो अपने सीक्रेट वेपन एक कैप्सूल का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ है। मेगामारू सिर्फ 4 बार ही उसे इस्तेमाल कर पाएगा, तो वो सीधा निशाना माहितो की बॉडी पे लगाता है और जैसे वो ऑन करता है तो वो सीधा जाके माहितो के कंधे पे लगती है और देखते ही देखते उसका बायां हाथ एक गुब्बारे की तरह फट जाता है और मेगामारू एक जोरदार लात मार के माहितो को दूर फेंकता है। इधर माहितो को एहसास होता है कि इस हमले की चोट उसकी आत्मा को लगी है। मेगामारू फिर से आता है, लेकिन वो देखता है कि माहितो तो उड़ रहा है और उसका हाथ भी रीजनरेट हो गया है। तो मेगामारू अपने 5 साल की एनर्जी को एक साथ अटैक करता है। ये अटैक की खासियत यही थी कि वो तब तक ब्लास्ट नहीं होंगी जब तक वो अपने टारगेट तक ना पहुंचे। माहितो अपने आप को बचाने के लिए जानवर का भी रूप लेता है, लेकिन वो बीन्स लाइट उसका पीछा नहीं छोड़ती। तभी माहितो मेगामारू के सामने आता है और अपने हाथों से मेगामारू के वायर को काट देता है और वो सारे बीन्स लाइट जंगल की ओर ब्लास्ट होते हैं। लेकिन मेगामारू हार नहीं मानता। वो एक जोरदार पंच माहितो को देता है और माहितो भी सीधा जंगल की ओर गिरता है। मेगामारू फिर से अपने दूसरे कैप्सूल को रेडी करता है, लेकिन माहितो की अब इतनी फटी हुई है तो वो बिना देरी किए अपने डोमेन एक्सपेंशन करता है। डोमेन एक्सपेंशन करने के बाद अपने इतने सारे हाथों से मेगामारू को जमीन में गिरा देता है और आखिर में आइडियस ट्रांसफिगरेशन से मेगामारू को खत्म कर देता है। मेगामारू को नहीं लगा था कि माहितो अपने डोमेन एक्सपेंशन करेगा और वैसे भी माहितो के पास अभी भी 10 दिन बचे हुए, तो वो अपने आप को आसानी से रिकवर कर लेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मेगामारू अभी भी जिंदा है। अब मेगामारू सोचता है कि वो कैप्सूल से अटैक अब मैं खुद करूंगा और सीधा माहितो के ऊपर स्टैप करता है और अपनी नई टेक्निक से, जिसका नाम है शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, यूज करता है। मेगामारू ने तो माहितो पे कैप्सूल लगा दिया था और उस कैप्सूल की वजह से माहितो का पूरा शरीर फट जाता है। तो यहाँ माहितो का किस्सा खत्म। अब बारी है गेतो की। ये सोच के मेगामारू गेतो की ओर बढ़ता है। मेगामारू अब इतना एक्साइटेड है क्योंकि उसके पास अभी भी एक कैप्सूल और 9 साल की एनर्जी बची है। लेकिन तभी माहितो मेगामारू के रोबोट के अंदर घुस के मेगामारू पे हमला करता है। मेगामारू को तो यकीन ही नहीं था कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी वो अपनी एक कठपुतली के सहारे हमला करता है, लेकिन लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इधर बेचारी मेवा को अभी भी लग रहा है कि मेगामारू तो सो रहा है, पर उसे क्या पता कि मेगामारू मर चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये दोनों वापस जा रहे होते, जिसपे गेतो माहितो से कहता है, तुमने अपने आप को कैसे बचाया? जिसमें माहितो कहता है कि उसने कैप्सूल के असर से पहले अपने शरीर को फोड़ दिया था। यहाँ से कहानी सीधा 10 दिन बाद शुरू होती है और आज वही तारीख है जिसका गेतो को कब से इंतजार था। और आज ही हैलोवीन है, जिसकी वजह से शिबुया में बहुत सारे लोग आए हैं। ठीक 7 बजे एक बड़ा सा कर्टन बिछाया जाता है, जिसकी वजह से सभी आम लोग उसमें फंस जाते हैं और इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ क्या होने वाला है। तभी कोई अनजान सी चीज इन सभी को अपनी तरफ खींचने लगती है। इसके बाद सभी जुजुत्सु सॉर्सरर भी वहाँ आ जाते हैं। कियोताका नानामी से कहता है कि मैं और जुजुत्सु सॉर्सरर आराम से अंदर और बाहर आ जा सकते, लेकिन आम लोग बाहर नहीं आ सकते। इन सभी का एक सिंपल सा प्लान यही होता है कि गोजो अंदर जाएगा और जो भी कर्ज बचता हुआ बाहर आएगा तो उसे हम मार देंगे। लेकिन इन सबको नहीं पता कि गोजो के साथ क्या होने वाला है। इधर जो लोग कर्टन के अंदर कैद है, उनमें से कुछ लोग सातोरू गोजो का नाम लेते, लेकिन कमाल की बात ये है कि इन्हें पता ही नहीं कि गोजो आखिर कौन है। तभी उनमें से एक युवक बताता है कि उसने एक ऐसी चीज देखा था
जो कि सभी इंसानों को अपनी तरफ खींच रही थी और वो बहुत ज्यादा घबराया भी होता है। और ठीक 7:30 बजे हम देखते हैं कि सातोरू गोजो वहाँ पे आ जाता है और उसे पता है कि उसके लिए इन लोगों ने एक जाल बिछाया है, लेकिन गोजो को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा ताकतवर जो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे यूजी को जो मेमे के साथ है और मेमे का छोटा भाई भी वहाँ है। यूजी इस बात से गुस्से में कि गोजो को अकेले क्यों भेजा, क्योंकि वो चाहता था कि वो भी साथ में जाए। तभी उन्हें एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि शिबुया में एक और कर्टन बिछाया गया है और ये उसी तरफ जाते। तभी उनकी मैनेजर उनको बताती है कि गोजो ने जैसे एंटर किया तो वहाँ पे एक और कर्टन को बिछाया है और उस कर्टन की वजह से कोई भी सॉर्सरर अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कर्स है जो इसके रखवाली कर रहा है और वहाँ पे ऐसे लोग भी है जो इंसान से अब मॉन्स्टर बन चुके हैं। ये सुनते यूजी समझ जाता है कि ये काम सिर्फ माहितो कर सकता है और वो फैसला लेता है कि वो इस बार माहितो से बदला लेगा। और मुझे भी इस चीज का इंतजार है दोस्तों, जब यूजी भिड़ेगा माहितो से। मिमी यूजी को बताती है कि वो उन मॉन्स्टर के पास जाएगी और यूजी माहितो से लड़ने। मिमी अपने कुछ कौवों को उधर भेजती है लेकिन वो सब मारे जाते हैं। जब यूजी उस तरफ जाता है तो मिमी उसे मैप के जरिए सभी रास्ते बता देती है और वो दोनों फैसला करते हैं यूजी B2 में जाएगा और मिमी B4 में। इसके बाद जब यूजी B2 में पहुंचता है तो उसे एक ग्रास हॉपर दिखता है जो कि किसी इंसान को खा रहा होता है और कमाल की बात ये थी ये काफी अच्छे तरीके से बात भी कर सकता है। वो ग्रास हॉपर समझ जाता है कि ये एक सॉर्सरर है। यूजी और ग्रास हॉपर की लड़ाई भी होती है लेकिन यूजी की स्ट्रेंथ के आगे ग्रास हॉपर टिक नहीं पाता, पर फिर भी ग्रास हॉपर हार नहीं मानता और दोनों की फिस्ट फाइट मजबूती से होती है। लेकिन भैया ये कहाँ यूजी के आगे टिकने वाला, और जैसे यूजी अपने जोरदार मुक्का मारने वाला होता है तभी ग्रास हॉपर अपनी पूंछ से वार करता है लेकिन यूजी उसकी पूंछ के टुकड़े कर देता है और उस ग्रास हॉपर को खत्म कर देता है और बाहर वाली कर्टन भी वहीं खुल जाता है। इधर मेमे भी सभी मॉन्स्टर को मार दी थी और यूजी का वेट करने का सोचती है और वहाँ से दोनों साथ में B5 में जाएंगे। माहितो समझ जाते कि B2 वाले कर्स को किसी ताकतवर सॉर्सरर ने मार दिया। माहितो को बहुत मन था कि वो उससे जाके लड़े लेकिन गेतो के प्लान के मुताबिक वो गोजो की ओर जाता है। जब यूजी B4 में आता है तो वो और मिमी भागते हुए B5 की ओर जाते लेकिन वो लोग देखते कि ये तो एकदम खाली है सिवाय एक लड़की के जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। इसके बाद हम गोजो को देखते जिसके सामने जोगो, हानामी और चोजो खड़े हैं, जिन्हें देख के गोजो हंसते हुए कहता है कि इस बार भागना मत। तभी हानामी अपनी टहनियों से स्टेशन के सारे रास्ते बंद कर देता है जो देख गोजो कहता है मैं भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन गोजो को क्या पता कि गेतो का असली प्लान क्या है। तभी जोगो आम लोगों को ट्रेन की पटरी की ओर धकेलता है। अब गोजो के चारों ओर आम इंसान थे और इसी वजह से वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दरअसल गेतो का बहुत सिंपल प्लान था। गोजो तभी ज्यादा पावरफुल है जब वो अकेले है और अगर उसके आसपास बहुत सारे इंसान हो तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल उनके लिए भी आता है जो गोजो को मारने आए। अगर वो लोग भी अपने डोमेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपनी पावर का तो बहुत सारे इंसान मर जाएंगे और ये देख के गोजो को अपना डोमेन यूज करना होगा और अगर गोजो ने अपना डोमेन इस्तेमाल किया तो इनका बचना भैया नामुमकिन। और ये तीनों गोजो की ओर बढ़ते लेकिन गोजो की इन्फिनिटी की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तभी जोगो और हानामी डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करते जो कि गोजो की इन्फिनिटी लेयर को तोड़ने ही वाला होता है लेकिन गोजो वहाँ से बच के भागता है। जैसे मैंने बताया था कि ये तीनों अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकते और अगर ये लोग इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे इंसान मारे जाएंगे और गोजो इसी मौके का फायदा उठा के अपने डोमेन का इस्तेमाल करेगा तो इनका बचना नामुमकिन है। गेतो बस यही चाहता था कि ये तीनों गोजो को बस 20 मिनट तक संभाल ले, उसके बाद गेतो अपने प्रिजन शेल बना लेगा। लेकिन देखना ये है कि गोजो इन इंसानों को बचाने के लिए अपना डोमेन यूज करेगा या फिर इन तीनों से ऐसी भाग भाग के बचेगा। गोजो हानामी की ओर देखते हुए कहता है कि वो सबसे पहले तुम्हें मारेगा और ये कह के वो सीधा हानामी के सामने खड़ा होता है और जोगो का हाथ पकड़ के उखाड़ देता है। ये देख के जोगो हानामी दोनों शौक में थे कि बोला किसी और को और मारा किसी और को। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी लोगों से पूछा जाता है कि गोजो कैसा आदमी, जिसमें यूजी को छोड़ के सभी लोग ने गोजो को बुरा भला कहा और बेअकल भी। लेकिन इस फाइट में गोजो ने जो दिमाग लगाया वो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो बेअकल है क्योंकि गोजो अब अपने कोई भी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर रहा और अपनी इन्फिनिटी लेयर भी उसने बंद कर दिया है ताकि वो इन दोनों को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही पीट सके। अब इन दोनों को ये समझ में तो आ गया था कि गोजो हम लोग को बहुत पीटने वाला है और जिस चीज का गोजो को इंतजार था वही हुआ। हानामी अपने इनमेट डोमेन का इस्तेमाल करता है और इसी मौके का फायदा उठा के गोजो हानामी की दोनों आंखें यानी उसकी जड़ को उखाड़ देता है। जोगो तो अपने आप को बचा लेता है डोमेन एम्प्लीफिकेशन की वजह से, लेकिन हानामी इसलिए ठुका क्योंकि इनमेट की वजह से वो अपने एम्प्लीफिकेशन को बंद कर दिया था।
जोगो गोजो को देख के हैरान था कि ये बंदा बिना कोई कर्स टेक्निक के इतना पावरफुल कैसे है। तभी चोजो अपने ब्लड पावर से गोजो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी लेयर की वजह से उसे कुछ नहीं होता। गोजो चोजो को ऐसा इग्नोर करता है जैसे इंसान रोड पे पड़े हुए पत्थर को। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि ये कौन है। वो मन में सोचता है कि इस बंदर से मैं आखिरी में लिपटूंगा। अब जोगो और हानामी दोनों अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन से गोजो की इन्फिनिटी लेयर को तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन इन बेचारों को तो पता ही नहीं कि गोजो अपनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लेयर को और मजबूत कर लेगा, और वो वैसा ही करता है। गोजो की इन्फिनिटी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि हानामी वहाँ से हिल नहीं पाता, और गोजो अभी इतना ताकतवर है कि उसकी इन्फिनिटी लेयर की वजह से हानामी कुचला जाता है और वहीं मर जाता है। यानी गोजो ने सबसे पहले हानामी को मार दिया। और अब बारी है जोगो की। जोगो अब इतना डरा हुआ है और वो अपनी जान बचा के भागने लगता है, यहाँ तक कि वो कुछ इंसानों को भी गोजो के ऊपर फेंकता है। लेकिन गोजो को कहाँ इन इंसानों से फर्क पड़ने वाला। इसी बीच हमें ये भी पता चलता है गेतो ने इन सबसे कहा था कि प्रिजन रेंट खुलने के बाद इन सभी को गोजो को तकरीबन 1 मिनट तक संभालना होगा। जोगो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, गोजो हम सबकी चटनी बना देगा। इधर गोजो अभी भी जोगो के पीछे आ रहा है, जिसपे जोगो चोजो की मदद मांगता है, और अगर वो मदद नहीं करेगा तो जोगो खुद ही उसे मार देगा। चोजो फिर से अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करता है, लेकिन गोजो की शील्ड उसे बचा लेती है। चोजो को भी पता है कि गोजो को मारना मेरे बस की बात नहीं है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है यूजी से बदला लेना। दूसरी तरफ यूजी वही लड़की से पूछता है जो स्टेशन पे अकेली बैठी थी और बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो लड़की यूजी को बताती है कि सभी इंसान एक मॉन्स्टर में बन गए और वो सब ट्रेन में चढ़ के चले गए। ये कहते हुए वो लड़की भी एक मॉन्स्टर में बन के मर जाती है। तो उस ट्रेन में इतने सारे मॉन्स्टर क्यों गए? क्या गेतो का यही प्लान है कि गोजो को उन सभी मॉन्स्टर से लड़ना होगा और उस लड़ाई के बीच वो गोजो को प्रिजन रेंट में कैद कर दे? तो देखते हैं। तभी स्टेशन पे सभी आम लोग को ट्रेन की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग बहुत खुश होते, लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि उस ट्रेन के अंदर क्या है। ट्रेन का गेट जैसे ही खुलता है तो वो सभी मॉन्स्टर इंसानों पे हमला करने लगते और फिर एंट्री होती है माहितो की। जोगो माहितो को बताता है कि हानामी मर चुका है। ये सुन के वो थोड़ा शॉक तो होता है, पर उसके बाद फिर से गोजो पे हमला करता है, और ये पहली बार था कि गोजो ने माहितो को देखा था। इसके बाद माहितो और भी इंसानों को फेंकता है और ये दोनों मिलके सभी इंसानों को मारने लगते हैं, यानी माहितो और चोजो। इन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आखिर गोजो अब क्या करेगा? अगर वो डोमेन यूज करता भी है तो उसके साथ इंसान भी मारे जाएंगे, और अगर वो नहीं इस्तेमाल करेगा तो माहितो और चोजो उन्हें मारते रहेंगे। ये तो जानता था कि गोजो को जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, इसलिए उसने ऐसी तरकीब लगाई। तभी गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है डोमेन इन्फिनाइट वॉइड। इस चीज की खास बात यही है कि सभी इंसान वहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन इसका असर स्पेशल ग्रेड पे नहीं होगा। गोजो अब बिजली की रफ्तार से सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इन सभी को मारने में गोजो को पूरे 5 मिनट लगते, और अब गोजो बहुत ज्यादा थका हुआ है क्योंकि उसने सिर्फ 5 मिनट में 1000 मॉन्स्टर को मार दिया। तभी गोजो की नजर एक बॉक्स पे पड़ती है और गेतो के ऑर्डर से वो बॉक्स खुल जाता है, यानी दोस्तों यही है प्रिजन रेंट। और हमें ये भी पता चलता है कि गोजो क्यों इतना ज्यादा थका हुआ था, और आखिर में एंट्री होती है गेतो की, जिसे देख के गोजो हैरान होता है क्योंकि उसकी नजर में ये मर चुका है। जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्रिजन रेंट खुलने के बाद गोजो को कम से कम 1 मिनट तक रुकना होगा। गेतो का बहुत सिंपल प्लान था, उसे मालूम था कि वो जब गेतो को देखेगा तो वो शॉक में होगा, और 1 मिनट कब हो जाएगा गोजो को ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक 1 मिनट बाद प्रिजन रेंट खुलता है और गोजो को चारों तरफ से पकड़ लेता है। गोजो को पता था कि ये गेतो नहीं है क्योंकि उसने खुद गेतो को मारा था, जिसपे गेतो रिवील करता है और बताता है कि मैं गेतो नहीं हूँ। सूडो गेतो गोजो को गुड बाय कहता है, जिसपे गोजो गेतो से कहता है कि तुम किसी को भी अपने शरीर में आने दोगे। ये बहुत हैरानी की बात थी कि गेतो गोजो की बात सुन के जाग जाता है और सूडो गेतो का गला पकड़ लेता है, लेकिन अब क्या फायदा, बॉडी पे कब्जा तो सूडो गेतो का है। आखिर में सूडो गेतो गोजो को सील कर देता है। मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, अब इस बॉक्स को ये लोग तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब गोजो अपने आप को अंदर मार न दे, तब तक ये लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूजी और मेमे ये सोच रहे होते कि आखिर इन कर्स यूजर का मकसद क्या है। तभी यूजी के कान पे एक मशीन आके लगती है जो बताती है कि वो मेगामारू है। जी हाँ दोस्तों, मेगामारू आज से 10 दिन पहले तो मर चुका था, तो फिर ये मशीन मेगामारू कैसे? मेगामारू बताते अगर गोजो सील हो जाएगा तो ये मशीन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन मेमे को यकीन नहीं होता है
क्योंकि एक वक्त था जब मेगामारू उनके लिए काम करता था, लेकिन गोजो को यकीन था कि ये सच बोल रहे। मेगामारू ये भी बताता है उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इन्हें जल्द से जल्द सभी सॉर्सरर को बताना होगा कि सातोरू गोजो सील हो गया है। लेकिन यूजी और मेमे के दिमाग में चल रहा था कि गोजो को कैसे बचाना है, जिसपे मेगामारू समझाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इन लोगों ने 4 तरह के अलग अलग कर्टन बिछाए हैं। कर्टन ए आम लोग को रोकने के लिए, कर्टन बी गोजो को रोकने के लिए, कर्टन सी सॉर्सरर को अंदर आने से रोकने के लिए और कर्टन डी सिर्फ आम लोगों को कैद करने के लिए। तो इन्हें सबसे पहले सॉर्सरर को बताना होगा कि गोजो सील हो गया। तभी यूजी महसूस करता है कि कोई कर्स यूजर इनकी तरफ आ रहे और ये ग्रास हॉपर से भी ज्यादा ताकतवर है। मीमे फैसला करती है इसे तो मैं मारूंगी और गोजो सभी सॉर्सरर को जाके बताएगा कि गोजो सील हो गया। स्टेशन पे चोजो और जोगो को भी होश आ जाता है। इनके होश आने के बाद हम एक चमत्कार देखते हैं कि गोजो जिसमें सील है वो जोरों से जमीन में गिरती है और ये तो होना भी है। आखिर उसके अंदर दुनिया का सबसे ताकतवर सातोरू गोजो जो है। दूसरी तरफ हम बाकी की टीम को देखते हैं। नानामी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि गोजो को गए अब तकरीबन 1 घंटे हो गए। नानामी फैसला करता है कि जिसने कर्टन बिछाया है उसे वो खुद लिपटेगा और बाकी के लोग आम इंसानों को बचाएंगे। लेकिन इसी बीच नानामी के मैनेजर कियोताका, जो बेचारा अंदर की इन्फॉर्मेशन बता रहा था, उसे एक कर्स यूजर स्टैप करता है और वो जगह पे खत्म हो जाता है। इस कर्स यूजर का यही काम था कि जितने भी मैनेजर है उन सभी को मार देना। स्टेशन के अंदर गेतो बताता है कि गोजो को पूरी तरह सील होने में टाइम लगेगा, तो हमें और इंतजार करना होगा। तभी माहितो की नजर मेगामारू पे पड़ती है और वो उसे तोड़ देता है। मेगामारू यूजी को बताता है कि उनके पास अभी भी वक्त है, लेकिन इन सभी को एक साथ हमला करना होगा तो ही जाके वो गोजो को बचा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यूजी को सभी को बताना होगा कि गोजो भाई तो सील हो गए हैं। तो यूजी सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सातोरू गोजो सील हो गया है। अब सभी को मालूम पड़ चुका है कि गोजो सील हो गया है। गेतो और उसके साथियों को भी समझ आ गया है कि इन्हें पता चल चुका है कि गोजो सील है, जिसपे माहितो और चोजो फैसला करते हैं कि यूजी को मार देते। लेकिन जोगो नहीं चाहता कि यूजी को मारे क्योंकि सुकुना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन माहितो के हिसाब से सबसे ताकतवर तो गोजो था, जो अब नहीं है, तो उस हिसाब से यूजी को मार देना ही बेहतर है। तो ये सभी आपस में शर्त रखते हैं कि जो पहले यूजी को ढूंढेगा वो उसका। तो देखना ये कि यूजी किससे भिड़ने वाला है, चोजो, जोगो या फिर माहितो से। लेकिन गेतो फैसला करते कि वो वहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो सेल को वहीं खड़ा प्रोटेक्ट करेगा। आखिर में मैं बता दूं कि गेतो का सुकुना को जिंदा करना भी एक बैकअप प्लान था कि अगर गोजो सील नहीं हुआ तो वो सुकुना को जिंदा करेगा। गेतो की नजर में अब सुकुना का होना या ना होना कोई मतलब नहीं। इधर नानामी और मेगुमी यूजी के पास आते। मेगामारू नानामी को सब कुछ बताता है, जिसपे नानामी ताकुमा से तीसरे कर्टन को तोड़ने को कहता है। और ये पहली बार था कि नानामी ने ताकुमा को एक मिशन दिया था और उस पे काफी भरोसा भी है। दोस्तों मैं बता दूं, अगर गोजो हमेशा के लिए सील हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहले जब तक गोजो था तो यूजी हायर अप से सेफ था, लेकिन अब नहीं होगा। दूसरा, वो कर्स यूजर या कर्स ब्रीड जो अब तक गोजो से छुपे थे वो सीना तान के बाहर आएंगे। तीसरा, पूरी इंसानियत का खत्म होना। ये तीनों तीसरे कर्टन की ओर बढ़ते हैं और हमारा एपिसोड 10 यहाँ खत्म होता है दोस्तों।